it's me Anjali Verma, your science and maths educator and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज ना सिंपली एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसकी वजह से वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जब भी उस चार्ज को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो मान लो मेरे पास ये एक चार्ज है। ठीक है, तो इसके अराउंड वो रीजन जहां पे वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स एग्जिबिट कर सकता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अगर ये एरिया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज होगा ना तो ये इस पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, याद रखना। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू NE। हम Q कैपिटल से भी डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको पता है दो टाइप के हमारे चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कभी भी किसी चीज में कब डेवलप होता है, जब उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि सोडियम आयन, ये पॉजिटिव आयन बनाता है ना, कब बना, जब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो वहीं पे हम कहेंगे कि इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है विच इज फंडामेंटल चार्ज। ये क्या होता है, सो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है उसी को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, जो कि क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही हो सकता है। देन आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है किसी भी सब्सटेंस में जो भी चार्ज मौजूद होता है वो हमेशा इस फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये जो n की वैल्यू है ये 1 2 3 0 -1 -2 -3 ऐसे इंटीजर्स के फॉर्म में हो सकती है। कोई रैशनल नंबर नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, 3/4 नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा ये एक इंटीग्रल वैल्यू ही होगी। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्जेस होते हैं। तो इसको हम Q इक्वल्स टू +-NE इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई। सिमिलरली हमारे पास जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव है दूर भागेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है दूर भागेंगे, बट ऑपोजिट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट, लाइक मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और लाइक में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट आखिरकार क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो कर रहा है थ्रू एनी कंडक्टर। ठीक है, तो उस केस में हम उसको क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q/T, तो विच मीन्स कितना हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है इन यूनिट टाइम। आपको पता है ना, नीचे वाले को हम 1 कर देते हैं, यूनिट कर देते हैं, तो यूनिट टाइम में यानी कि 1 सेकेंड भी आप लिख सकते हो। 1 सेकेंड में कितना जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो कर रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर तो है ही, इसके अलावा और क्या होगी, देखो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि कूलम पर सेकेंड भी इसकी यूनिट है और वैसे तो ऐसा यूनिट एम्पियर है। 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। यानी कि जब किसी भी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का हो रहा है। ठीक है, आई होप यार ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो ये वो क्लोज्ड पाथ है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने सर्किट्स बना भी रखे हैं। ये एक ओपन सर्किट है, ये क्लोज्ड सर्किट है। हमेशा जो करंट है वो क्लोज्ड सर्किट में ही फ्लो होगा। देखो यहाँ पे डायरेक्शन शो हो रही है ना, हमेशा जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में ही मूव करता है। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। ठीक है, ये एक ओपन सर्किट है। देखो यहाँ पे ये वायर जो है ये जुड़ी नहीं हुई है, तो यहाँ पे अगर सर्किट हमारा क्लोज्ड ही नहीं है तो वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा और इसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। जब ये क्लोज्ड है प्रॉपर्ली, एक क्लोज्ड पाथ है, तो वहां पे करंट फ्लो होगा, इसको हम क्लोज्ड सर्किट कहेंगे। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन को समझो, बहुत सिंपल है। कितना वर्क डन हुआ इन ब्रिंगिंग, नीचे वाले को क्या कर देते हैं यूनिट ना,
तो कितना वर्क डन हुआ इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब ये जो चार्ज है इसको इन्फिनिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का जितना भी एरिया है वो हमारा इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैं उस चार्ज को ला रही हूं तो मुझे कितना काम करना पड़ा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने में मुझे कितना काम करना पड़ा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली हम डेल वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी, अदरवाइज वी से ही रिप्रेजेंट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, सो वोल्ट होती है, दोनों की ही, ठीक है। और इसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप यार ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई। अब अगर हमने 1 जूल काम करा है टू ब्रिंग और टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कहेंगे उन दोनों ही पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो 1 वोल्ट है। क्या ये चीज समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे कलर हम चेंज कर देते हैं। सो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। मैंने कहा पॉजिटिव से ही नेगेटिव में करंट का फ्लो होता है, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, देखो यहाँ से यहाँ, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये क्या है, ये मेरा बल्ब है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये मेरा एमीटर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही आया है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, की या फिर हमारी स्विच है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये एमीटर बना है ना, ये एमीटर आखिरकार होता क्या है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो एमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को मेजर करता है। देखो एमीटर एम्पियर से ही तो आया है ना, एम्पियर ही तो अभी हमने देखा करंट की यूनिट है। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को मेजर कर रहा है कि कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब करंट को मेजर कर रहे हैं तो हमेशा इसको हम सीरीज में ही जोड़ेंगे, क्योंकि सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट चेंज हो जाता है, ठीक है। देन इज वोल्ट मीटर। तो ये एक ऐसा डिवाइस है, वोल्ट किसकी यूनिट थी, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये क्या करता है, ये किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करता है, ठीक है। और इसको हम पैरेलल में हमेशा जोड़ेंगे, क्योंकि पैरेलल में किन्हीं भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, सीरीज में सेम नहीं रहता है, ठीक है। चलो फिर है गैल्वेनोमीटर। तो ये एक ऐसा डिवाइस है, ये सिंपली क्या कर रहा है, हमें डायरेक्शन बता रहा है करंट की, ठीक है। एमीटर क्या कर रहा था, करंट को मेजर कर रहा था, बट ये करंट की डायरेक्शन बताता है कि करंट कौन से डायरेक्शन में है। और बहुत ही स्मॉल जो करंट होता है ना उसको ये मेजर भी कर लेता है, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे करंट की बात हो रही है तो इसको भी हम हमेशा सीरीज में ही जोड़ेंगे, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमें सर्किट डायग्राम बनाना है तो ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक इलेक्ट्रिक सेल होती है, ठीक है। सेल बहुत सारी जब हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक बैटरी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारा स्विच है या फिर की है, दिस इज ओपन। अभी हमने ओपन सर्किट देखा था ना, तो वहां पे बीच में डॉट हम नहीं बनाएंगे। जब डॉट बन गया है उसका मतलब क्लोज्ड है, यानी कि यहाँ पर से करंट फ्लो होगा, ठीक है। दिस इज अ वायर ज्वाइंट, दिस इज वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। इन दोनों का हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे अभी, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टर होता है, दिस इज अ रियोस्टेट। जब यहाँ पे हमने ऐसे एरो बना दिया है या फिर इस फॉर्म में, ठीक है, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एंड ये पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्म में भी एक्ट करता है, ठीक है। फिर ये है हमारा एमीटर, ठीक है, और ये है वी लिख दिया तो यहाँ पे ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। समझ में आ गया। चलो देन आ जाते हैं हम हमारे ओम्स लॉ में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, ओम्स लॉ ये स्टेट करता है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वो डिपेंड करता है डायरेक्टली किस पे, वी पे, यानी कि कितनी वोल्टेज हमने उसके अक्रॉस अप्लाई कर रखी है उस पे ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। बहुत सारे टीचर्स वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बोलते हैं, दिस इज रॉन्ग। वी आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो करंट है वो जो हमारी वोल्टेज है हमने कितनी सप्लाई कर रखी है उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये R क्या है, ये हमारा एक कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सो R इक्वल्स टू V अपॉन आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, यूज होगा, इसको आप वीर करके भी लर्न कर सकते हो कि V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस होती क्या है, रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना, तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन है। रेजिस्टेंस का मतलब है इट इज दैट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट तो फ्लो करना चाह रहा है बट रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको फ्लो नहीं होने दे रहा है, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि क्या, सबसे पहले ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक है, यानी कि एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर ये
क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वो मोटा है या पतला है उस पर डिपेंड कर रहा है इनवर्सली, ठीक है, उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगी सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जो कि रो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। ये रेजिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल और कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे से क्या बन जाएगा, R इक्वल्स टू 1V अपॉन 1 एम्पियर, यानी कि जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा एंड हमने उस कंडक्टर या फिर उस मटेरियल के थ्रू हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है या वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, तो कितना रेजिस्टेंस डेवलप होगा 1 ओम का, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है ओम, OHM, और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? उसके बाद देखो ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। जो कंडक्टर्स है उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, जो इंसुलेटर्स हैं हमारे उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करती है जनरली, ठीक है। तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, ठीक है, दैट क्वांटिफाइज इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो एक चीज समझो, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। ये जो रेजिस्टेंस है ना ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, बट ये जो रेजिस्टिविटी है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ उस मटेरियल पे डिपेंड कर रही है और टेम्परेचर पे, ये लेंथ पे एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोग याद रखना हमेशा, चाहे मैंने 1 मीटर की वायर ली है चाहे मैंने 10 मीटर की वायर ली है, दोनों की ही रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड कर रही है। दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को SI यूनिट कभी पूछ लिया जाए रो की, ठीक है, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इंटू A अपॉन L, है ना। एरिया क्या होता है, देखो R की तो ओम हो गई, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है मीटर, तो ये कितना आ गया ओम इंटू मीटर, ठीक है। दिस इज रो, ये हमारा रो है, इस तरीके से हम डिनोट करेंगे, और ये क्या है, दिस इज रेजिस्टिविटी। ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो ये है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा अगर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। अगर ओम्स लॉ का ग्राफ आपको कुछ इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, तो समझ जाओ कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ अगर ये चीज हमारी सेटिस्फाई हो रही है ना, तो इसका मतलब ये हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन ही आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो R होगा, R इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है। कई बार ग्राफ में यहाँ पे I ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, I अपॉन V, तो वो 1 अपॉन R होगा, ठीक है, वो रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो 1 अपॉन R होगा। और 1 अपॉन R क्या होगा, इसको हम कह देते हैं कंडक्टेंस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। ये रेजिस्टेंस नहीं होती है, रेजिस्टेंस की ऑपोजिट है ये, ठीक है। चलो, तो ये हम लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद आ जाते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स जो हैं आपस में हमने सीरीज में जोड़े हैं तो क्या होगा, देखो सीरीज में अगर हम जोड़ेंगे तो हमने अभी डिस्कस करा ना कि जो करंट है वो सेम रहता है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो तीनों को ऐड करके डायरेक्टली आ जाएगी। जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तब क्या होता है, तब यहाँ पे V सेम रहता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट अलग अलग होगा। देखो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, और यहाँ पे I3 करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो वो इस तरीके से आएगी, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जितने भी हमने रेजिस्टर्स जोड़ रखे हैं उनको हम रेसिप्रोकेट करेंगे एंड उसके बाद 1 अपॉन R इक्वल्स टू ऐसे करके हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग देख लो। एक वायर है जिसकी लेंथ मुझे गिवन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मुझे गिवन है। अब देखो यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर में गिवन है, तो अगर मुझे इसे चेंज करना है किसमें, मीटर स्क्वायर में, तो मुझे 10 की पावर -3 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे 1 मिलीमीटर को चेंज करना है ना तो मुझे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, ठीक है, ये मीटर है। अब यहाँ पे क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना तो इसीलिए मुझे इसके स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ा। रेजिस्टिविटी यानी कि रो मुझे यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, पोटेंशियल डिफरेंस भी मुझे गिवन है, और मुझे इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो पहले मैं R निकाल लेती हूँ। R कैसे निकालेंगे, रो इंटू L अपॉन A। रो L A सब कुछ गिवन है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, फिर यहाँ पे R की वैल्यू पुट करो एंड I को कैलकुलेट करो। क्या आंसर आ रहा है
मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। चलो उसके बाद है स्टेट टू फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो अभी हमने देख लिया था, है ना, बताया है मैंने, तो इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट एट होम वेयर यू नीड टू डिजाइन अ सर्किट विद अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपके पास 5 रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस है 1/5 ओम, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस क्या हो सकती है? मैक्सिमम हमेशा सीरीज में आती है और मिनिमम हमेशा पैरेलल में आती है, याद रखना। तो सीरीज में क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। टोटल कितने थे? 5 थे ना, तो 5 बारी ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 1 ओम हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। मिनिमम कैसे निकालेंगे? 1/r इक्वल्स टू 1/1/5, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना इधर पे। और ये टोटल कितने हैं? 5 है, तो मैं 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। तो 1/r इक्वल्स टू 25 आ गया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम ये 25 है, ये तो ज्यादा है, बट ये गलत है, क्योंकि r इक्वल्स टू 1/25 होगा ना, तो यानी कि ये हमारी मिनिमम रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लास्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? पावर का फॉर्मूला होता है W/T या फिर E/T, ठीक है। यानी कि कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है यूनिट टाइम में, यानी कि 1 सेकेंड में, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कह देते हैं। या फिर कितना वर्क डन हो रहा है इन यूनिट टाइम, उसको भी हम इलेक्ट्रिक पावर कह देते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? या तो जूल पर सेकेंड होगी, या फिर SI यूनिट क्या है इसकी? वॉट है, ठीक है। तो जब 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है, तो पावर हम कितनी कह देंगे? 1 वॉट कह देंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था V इक्वल्स टू W/Q होता है, तो यहाँ पे से मैं W इक्वल्स टू V इंटू Q लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे W ये मैं पुट कर देती हूँ, ठीक है। अब बताओ, हमने ये भी तो पढ़ा था Q/T क्या होता है? I ना, तो पावर का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया? V इंटू I। इसके अलावा हमने ये भी तो पढ़ा ओम्स लॉ से R इक्वल्स टू V/I, तो यहाँ पे V के बदले में IR पुट कर सकती हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I²R, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं I के बदले V/R पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? V²/R। तो ये सारे भी हमारे पावर के फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। कहीं पे भी कोई सा भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, तो हर एक फॉर्मूला आप लोगों को दिमाग में रखना है। इसके अलावा 1 किलो वॉट में कितने वॉट होंगे? तो 1000 होंगे, ठीक है। और एक और यूनिट इंपॉर्टेंट है, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सिंपली मतलब है कि कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है या फिर प्रोड्यूस हो रही है जब कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के थ्रू कोई भी करंट फ्लो हो रहा है। तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या कंज्यूम हो रही है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? तो भाई बहुत सिंपल है, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था, है ना। तो यहाँ पे हमने कहा पावर इक्वल्स टू E/T है, तो E क्या हो जाएगा? P इंटू T। पावर का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या था? V इंटू I, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? VIT। इसके अलावा और क्या हो सकता है? I²RT, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? V²/RT, ठीक है। तो ये हमारे एनर्जी के फॉर्मूलाज आ गए इतने सारे, ठीक है। अब एक कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि यूनिट ही कहते हैं उसको, या फिर किलोवाट आर, ठीक है। अब देखो किलोवाट आर हम कैसे यहाँ पे समझेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। 1 किलोवाट आर यानी कि 1 किलोवाट इंटू 1 आर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जूल क्यों लिखा? क्योंकि वॉट इंटू सेकंड क्या होता है? जूल ही तो होता है, जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा था, ठीक है। देखो W इक्वल्स टू क्या है? P इंटू टी। ये क्या है? ये हमारे पास वॉट है, और ये क्या है हमारे पास? ये है सॉरी ये वॉट नहीं है हमारे पास, जस्ट 1 सेकेंड, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये W है ना, वर्क डन है ना, वर्क डन यानी कि जूल। तो ये क्या है? वॉट इंटू सेकेंड। तो वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है? वॉट इंटू सेकेंड हमारे पास जूल ही होता है। तो 1 किलोवाट आर में इतने जूल एनर्जी होती है। ये फॉर्मूला तो क्या ही है, सिंपली वैल्यू है। तो ये वैल्यू आप लोगों को इधर पर याद रखनी है, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जब भी किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे हीट डेवलप होती है। इसका फॉर्मूला क्या है?
तो अभी हमने देखा था ना एनर्जी इक्वल्स टू I² RT, तो वही हमारे हीट एनर्जी का भी फॉर्मूला है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये स्टेट करता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के थ्रू तो वहां पे हीट डेवलप होती है, और ये हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I² के, यानी कि स्क्वायर ऑफ द करंट के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, यानी कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो यहाँ पे कंबाइन करके H इक्वल्स टू I² RT हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब में देखो, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसकी जो फिलामेंट होती है ना वो टंगस्टन की बनी होती है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये जब हीट हो रही है तभी जाके लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो इसको जैसे ही हीट मिलेगी तो ये तो पिघल जाएगा ना, तो बल्ब ग्लो कैसे करेगा? तो इसीलिए जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बनाते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे ही करंट पास होता है इसके थ्रू तो ये फिलामेंट हीट अप होती है और ये लाइट एनर्जी को एमिट करने लगती है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो हमारा बल्ब है उसके अंदर हम नाइट्रोजन या फिर आर्गन को क्यों इंसर्ट करते हैं, क्यों डालते हैं? यो इसलिए डालते हैं सो दैट जो फिलामेंट की लाइफ है वो इंक्रीज हम कर सके। सो टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट हम उसमें ये वाली गैसेस ऐड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ये काम कैसे करता है? एक इसकी करंट रेटिंग होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो 5 एम्पियर की करंट रेटिंग है, जैसे ही इस करंट रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है, मान लो 6 एम्पियर करंट इससे फ्लो हो गया, तो ये पिघल जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो ये हीट हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और सारे जो डिवाइसेस हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का। अब ये एक सेफ्टी डिवाइस आखिरकार क्यों है? क्योंकि देखो, अगर किसी भी कंडीशन की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, उसकी वजह से क्या है, सडनली बहुत सारा करंट आने लग गया, सो जो डिवाइसेस है वो खराब हो सकते हैं, इवन हमको भी करंट लग सकता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही बहुत ज्यादा करंट इसने डिटेक्ट करा, ये पहले ही क्या हुआ, ये पहले ही पिघल गया, तो हम लोग बच गए उस एक्सेस करंट से, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। अब क्योंकि यहाँ पे जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है ये पिघल रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको हमेशा सीरीज में ही ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस के। तो आई होप यार ये हर एक चीज समझ में आ गई। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि हम इसको पोर्सलेन के कार्ट्रिज के अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि देखो, जब ये वायर पिघल जाती है ना तो इसे रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा। तो अगर बाहर से कोई कंडक्टर है, हमने जैसे ही हाथ लगाया, ठीक है, अगर मान लो वहां पे करंट था स्टिल, तो हमें तो करंट लग जाएगा ना। तो हम पोर्सलेन के कार्ट्रिज में इसीलिए इसको अंदर रखते हैं, क्योंकि वो एक इंसुलेटर है। तो अगर थोड़ा बहुत करंट भी होगा तो हमको नहीं लगेगा ना, क्योंकि हमने बाहर पे तो इंसुलेटर लगा रखा है। इस इंसुलेटर को हमें बाहर निकालना है, फिर उस फ्यूज वायर को रिप्लेस करना है, ठीक है। चल, देन है इलेक्ट्रिक हीटर। सो जो इलेक्ट्रिक हीटर है घर में आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें होती है निक्रोम की कॉइल। निक्रोम एक एलॉय है निकल और क्रोमियम का। तो हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। अभी हमने पढ़ा ना H इक्वल्स टू I² RT, यानी कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी। तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, प्लस इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है तो ये हीट अप होता है, ये हीट अप होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो ये पिघलेगा नहीं और ये कंटिन्यूअसली हमको हीट देता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो रही है। तो आई होप यार ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दिस वॉट टोस्टर। तो मुझे पावर गिवन है यहाँ पे, ठीक है, पावर मैंने लिख दी। फिर हमें टाइम भी गिवन है। फिर हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द सेम फॉर 1 मंथ इफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट दिस मच। तो हमें पहले यूनिट के फॉर्म में इसे निकालना पड़ेगा। तो पावर को मैं किलोवाट में चेंज कर देती हूँ। कैसे करूंगी? 1000 से डिवाइड करके, तो कितना आ जाएगा 1.2 किलोवाट, ठीक है। टाइम को आर में चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे? 60 से डिवाइड करके, तो ये कितना आ गया 0.5 आर, ठीक है, या फिर आप सिंपली 1/2 भी लिख सकते हो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू टी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2 इंटू 1/2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो सिंपली, तो ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। अब ये मेरे पास किलोवाट आर में आ गई, ठीक है, एनर्जी। अब हमसे यही पूछा गया है कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ₹4 है, ठीक है, 1 मंथ के लिए यूज करना है। तो कॉस्ट के लिए हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा विद द कॉस्ट, है ना। तो हमारे पास अगर हम सिर्फ 30 मिनट्स के लिए ही यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट हमारे पास क्या आएगी? देखो 3/5 इंटू 4, ठीक है, तो ये 12/5 आ गया, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट हमसे क्या पूछा गया है, हम अगर 1 महीने के लिए यूज करें इसे, तो 1 महीने के लिए यूज करेंगे, सो मुझे 30 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सो ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 इज 12, तो ये
आ जाएगा हमारा ₹72। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। सो आई होप यार ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।